24 सितंबर 2002 को दोपहर 3 बजे पाकिस्तान के दो मिलिटेंट्स अहमदाबाद के कालूपुर एरिया पहुंचते हैं। ये दोनों ही मिलिटेंट्स कश्मीर के रास्ते भारत में घुसे थे और इनका मकसद गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हमला करना था। सिक्योरिटी लैप्स का फायदा उठाकर ये दोनों मिलिटेंट्स अक्षरधाम मंदिर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही एग्जीबिशन हॉल में घुसते हैं और ये लोग वहां कई मासूम लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं। रात के 10 बजे ब्लैक कमांडो की टीम मंदिर में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। कमांडो से बचने के लिए दोनों मिलिटेंट्स मंदिर के चारों ओर के परिक्रमा एरिया में छिप जाते हैं। 3 बजे के आसपास एक मिलिटेंट एग्जीबिशन हॉल के पीछे वाले एरिया से भाग जाता है, लेकिन सुबह 6 बजे आखिरकार ब्लैक कमांडो उसे न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने ये था कि ये दोनों पाकिस्तानी मिलिटेंट्स आखिर किसके सपोर्ट से अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और कैसे इतनी आसानी से उन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। आज अक्षरधाम मंदिर पर हुए साल 2002 के हमले को हम 3D एनिमेशन की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज तारीख है 24 सितंबर 2002। अभी दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस वक्त जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप के ये दो मिलिटेंट्स अहमदाबाद के कालूपुर एरिया में मौजूद हैं। जैश-ए-मोहम्मद में ट्रेनिंग ले चुके ये दोनों मिलिटेंट्स सिविल ड्रेस में टूरिस्ट की तरह अपनी पीठ पर बड़ा बैग टांगे हुए थे, जिससे कि किसी को भी इनके टेररिस्ट होने का शक न हो। इनमें से ये पहला मिलिटेंट 22 साल का हाफिज यासिन है और ये दूसरा है 25 साल का अशरफ अली। अपनी पीठ में हथियार से भरे बैग के साथ करीब 3 बजे ये लोग कालूपुर में ही एक ट्रैवलिंग एजेंसी पहुंचते हैं, जहां एजेंसी में काम करने वाले राजू ठाकुर को 120 रुपए देकर वो उसे कालूपुर से 28 किलोमीटर दूर अक्षरधाम मंदिर ड्रॉप करने को बोलते हैं। अब साल 2002 में 28 किलोमीटर के लिए 120 रुपए का किराया बहुत बड़ी बात थी, इसलिए राजू ठाकुर भी उन दोनों को अक्षरधाम छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद राजू ठाकुर उन दोनों को GJ1U2234 नंबर वाली एक व्हाइट एम्बेसडर कार में बैठाता है और एग्जैक्ट 4:45 पर राजू उनको अक्षरधाम मंदिर के गेट नंबर 3 पर छोड़ देता है। और ये जो अक्षरधाम मंदिर का गेट नंबर 3 था, उसका फेस गांधीनगर की जे रोड की ओर खुलता था और यहां से मंदिर में एंट्री लेने के लिए सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता था, जहां हमेशा अक्षरधाम मंदिर को मैनेज करने वाली संस्था BAPS के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते थे। जब अशरफ और यासिन उन गार्ड्स से अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं तो गार्ड्स उनको बोलते हैं कि अंदर जाने से पहले आपको अपना बैग चेक कराना होगा। तब ये दोनों मिलिटेंट्स अपना बैग चेक कराने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि हमारे बैग में सिर्फ कपड़े हैं और बैग चेक करने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें जल्दी से मंदिर घूमकर वापस घर भी जाना है। उनकी इस बात से एक सिक्योरिटी गार्ड को उन दोनों पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि हो न हो उन लोगों के बैग में कुछ तो सस्पिशियस आइटम है। उन दोनों पर शक का कारण यह भी था कि सितंबर के महीने में गांधीनगर जैसे एरिया में जब 4 बजे ठंड लगभग ना के बराबर थी, उस वक्त भी उन दोनों ने शर्ट के ऊपर काफी मोटी जैकेट पहन रखी थी। अब गार्ड्स को उनकी एक्टिविटी थोड़ी सस्पिशियस लगने लगती है, इसलिए वे उनसे बोलते हैं कि सिक्योरिटी चेक के बिना उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तभी वे दोनों ही मिलिटेंट्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और वे दोनों ही तेजी से सिक्योरिटी गार्ड्स से दूर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे जल्दी से सबसे पहले तो अपना बैग निकालकर तुरंत उसे बाउंड्री वॉल के ऊपर से मंदिर के अंदर फेंक देते हैं और इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ समझ पाते, वो 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद बिना देर किए वो अपने बैग में से अपने हथियार निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अक्षरधाम मंदिर के कैंपस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। अक्षरधाम मंदिर का यह पूरा कैंपस 23 एकड़ में फैला हुआ था। इस रास्ते पर आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में ही यहां पर मंदिर का गेट नंबर 3 था। यह वही गेट था जहां से दोनों ही मिलिटेंट्स ने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। यहां से आगे चलने पर मेन कॉम्प्लेक्स शुरू होता था, जहां 200 फीट लंबे रास्ते से होते हुए सीधे इस स्वामी नारायण मंदिर तक पहुंचा जा सकता था, जिसे उस वक्त अशरफ और यासिन निशाना बनाना चाहते थे। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अब उस वक्त अम्यूजमेंट पार्क में बहुत से श्रद्धालु और छोटे बच्चे मौजूद थे, इसलिए ये लोग पहले तो उन मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। लोगों को निशाना बनाते हुए ये दोनों ही मिलिटेंट्स मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीच में इस तरफ एक बुक स्टॉल पड़ता था, जिसके ऊपर भी ये लोग ग्रेनेड फेंक देते हैं। इतना कुछ होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को होश आता है और उन्हें तब जाकर यह पता चलता है कि मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। खैर, ये दोनों ही मिलिटेंट्स मेन कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में इनकी फायरिंग से सुमित्रा चौहान नाम की एक लेडी घायल हो जाती है, जिनके साथ उनकी एक 3 साल की लड़की प्रिया और 4 साल का लड़का भी मौजूद था। जब दोनों ही मिलिटेंट्स सुमित्रा के पास पहुंचते हैं तो वह अपने बच्चों की जान की भीख मांगती हैं और बोलती हैं कि इन दोनों को कुछ मत करना, भगवान के लिए इनको छोड़ दो। लेकिन वो दोनों ही मिलिटेंट्स इतने निर्दयी थे कि सुमित्रा की बात को नजरअंदाज करके वे सुमित्रा के साथ साथ उनके दोनों बच्चों को भी अपना निशाना बना लेते हैं।
तब तक गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स वॉकी टॉकी की मदद से मंदिर के सारे वॉलंटियर्स को अलर्ट कर देते हैं। इधर ये दोनों ही मिलिटेंट्स हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए मेन कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां एंट्रेंस पर एक वॉलंटियर खोद सिंह जाधव उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। वह मिलिटेंट्स की मंशा समझ जाता है कि ये दोनों ही मंदिर में घुसकर वहां लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त करीब 35 लोग इस मेन मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे और मंदिर का गेट भी उस वक्त खुला था। जाधव तुरंत ही 200 फीट लंबे इस रास्ते से मेन मंदिर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे दोनों मिलिटेंट्स भी अपनी जैकेट में रखे ग्रेनेड कोक्स में इधर उधर फेंकते हुए मेन मंदिर की तरफ दौड़ने लगते हैं। खुद सिंह जाधव अंदर पहुंचते ही एक वॉलंटियर की मदद से 15 फीट के इस गेट को बंद कर देते हैं और ठीक उसी वक्त अशरफ और यासीन भी मंदिर के इसी गेट पर पहुंच जाते हैं। यदि यहां गेट बंद करने में जाधव 2 से 3 सेकंड की भी देरी करते तो शायद दोनों ही मिलिटेंट्स को मंदिर में घुसने का मौका मिल जाता। अब मेन मंदिर में न जा पाने से ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको लोगों को अपना टारगेट बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। इसलिए ये लोग वहां से वापस मुड़ते हैं और मेन मंदिर के लेफ्ट साइड में इस रास्ते पर जाने लगते हैं जो कि एग्जीबिशन हॉल की तरफ जाता था। क्योंकि ये दोनों ही लोग पूरी प्लानिंग करके आए थे, इसलिए इनको पता था कि अक्षरधाम मंदिर में शाम के वक्त एग्जीबिशन हॉल में काफी भीड़ होती है। अब तक 4:48 हो चुके थे और एग्जीबिशन हॉल के लोगों को यह पता चल गया था कि वहां टेररिस्ट अटैक हो चुका है। इसलिए जब एग्जीबिशन हॉल 1 के लोग इन मिलिटेंट्स को अपनी ओर आता देखते हैं तो वे लोग एग्जीबिशन हॉल में वापस चले जाते हैं और वहां का एंट्री गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन जल्दबाजी में उन लोगों से एक गलती ये हो जाती है कि वे लोग एग्जीबिशन हॉल का एग्जिट गेट बंद करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता और उस वक्त एग्जिट गेट बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से ही लॉक हो। अब ये दोनों ही मिलिटेंट्स जैसे ही एग्जीबिशन हॉल के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, ये दरवाजे को कई बार धक्का देते हैं, लेकिन वो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए वो इस तरफ एग्जीबिशन हॉल के एग्जिट गेट पर जाकर धक्का मारते हैं और सरप्राइजिंगली वो गेट एक ही बार में खुल जाता है और वो बिना देर किए अंदर चले जाते हैं। इस वक्त तक अक्षरधाम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री विश्वविहारी स्वामी उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी को फोन करके पूरे हमले की जानकारी देते हैं और उसी वक्त स्टेट पुलिस और रिजर्व फोर्स के जवान अक्षरधाम मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद सीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त के डिप्टी पीएम एल के आडवाणी को कॉल करके अक्षरधाम मंदिर की पूरी स्थिति क्लियर करते हैं और उसी वक्त डिप्टी पीएम एल के आडवाणी एनएसजी कमांडो की एक टीम को दिल्ली से अक्षरधाम मंदिर भेजने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। इधर दोनों ही मिलिटेंट्स एग्जिट गेट से एग्जीबिशन हॉल में एंट्री लेने के बाद वहां मौजूद लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और एक छोटी सी गलती से ये दोनों ही मिलिटेंट्स अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों ही लोग वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इस हमले में 27 मासूम लोगों की जान चली जाती है। कई लोग मिलिटेंट्स से बचने के लिए एंट्री गेट से ही बाहर निकल जाते हैं। इस वक्त तक स्टेट पुलिस और रिजर्व फोर्स के जवान भी मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और इधर एग्जीबिशन हॉल में आतंक फैलाने के बाद ये दोनों ही मिलिटेंट्स इस मेन मंदिर के चारों ओर मौजूद इस परिक्रमा एरिया पर चढ़ जाते हैं और यहीं से वो पुलिस और स्टेट कमांडो को अपना निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि शाम के 7 बज गए थे और परिक्रमा पर मौजूद होने के कारण दोनों ही मिलिटेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एडवांटेज मिल रहा था। ऊपर से अंधेरा होने के कारण पुलिस और स्टेट कमांडो के जवानों के लिए उन दोनों को निशाना बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इधर 7:30 बज गए थे और मेन मंदिर में अभी भी लोग फंसे हुए थे। पुलिस और स्टेट कमांडो की टीम जब मंदिर में फंसे 30 लोगों को बाहर निकालने लगती है तो परिक्रमा पर मौजूद मिलिटेंट्स कमांडो के साथ साथ लोगों पर भी फायरिंग कर देते हैं। हालांकि दोनों ही मिलिटेंट्स मेन मंदिर से काफी दूर थे, इसलिए इस फायरिंग में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। करीब 10:10 पर 33 ब्लैक कमांडो की टीम अक्षरधाम मंदिर पहुंचती है और वहां पहुंचते ही ये लोग मिलिटेंट्स की सर्चिंग में लग जाते हैं। पहले तो कमांडो का यह प्लान था कि इस ऑपरेशन को सुबह तक के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि रात की वजह से दोनों ही मिलिटेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा मिल रहा था। लेकिन कमांडो फिर ये डिसाइड करते हैं कि यदि दोनों ही मिलिटेंट्स को संभलने का ज्यादा वक्त मिला तो वो मंदिर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वे किसी भी सूरत में दोनों मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे। इसलिए ब्लैक कमांडो को जब दोनों ही मिलिटेंट्स की परिक्रमा एरिया में होने की हिंट मिलती है तो वे सीढ़ी की मदद से परिक्रमा पर चढ़ जाते हैं और उन मिलिटेंट्स की ओर फायर करते हैं, लेकिन कम रोशनी की वजह से कमांडो का टारगेट मिस हो जाता है। वहीं दोनों ही मिलिटेंट्स कमांडो को परिक्रमा पर अपनी ओर आते देख तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए परिक्रमा से नीचे कूद जाते हैं। नीचे पहुंचते ही वे समझ जाते हैं कि उन्हें कमांडो ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए वे लोग एग्जीबिशन हॉल के पास एक टॉयलेट में घुस जाते हैं और करीब 2 घंटे तक वहीं छिपे रहते हैं। करीब 1 बजे के आसपास ये दोनों ही लोग टॉयलेट से निकलकर एग्जीबिशन हॉल के पीछे झाड़ियों में छिप जाते हैं
यह अक्षरधाम मंदिर की वह वीरान जगह थी जहां कोई आता जाता नहीं था और जहां काफी अंधेरा रहता था। इसलिए ये दोनों ही मिलिटेंट्स वहां 3 बजे तक छिपे रहते हैं, लेकिन फिर भी कमांडो उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते। इधर ब्लैक कमांडो काफी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। मिलिटेंट्स की लोकेशन का पता करने के लिए कमांडो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वे हर उस एरिया की तरफ फायरिंग करते हैं जहां पॉसिबली मिलिटेंट्स मौजूद हों, और कमांडो की यह ट्रिक काम भी करती है, क्योंकि जब अशरफ और यासिन कमांडो की तरफ बैक फायरिंग करते हैं तो कमांडो को आइडिया हो जाता है कि किस डायरेक्शन में वे दोनों मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं। धीरे धीरे कुछ कमांडो उस झाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और वे दोनों ही मिलिटेंट्स को घेर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मिलिटेंट अशरफ भागने में कामयाब हो जाता है। कमांडो तब तक यासिन को अपने टारगेट पर लेकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके पास मौजूद सामान जब्त कर लेते हैं। कमांडो आगे अपनी सर्च और बढ़ा देते हैं और आखिरकार वो अशरफ की लोकेशन का भी पता लगा लेते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। भागने का कोई रास्ता न देख अशरफ बैकफायर करता है, जिससे कि एक कमांडो घायल हो जाता है। आखिरकार सुबह 6:45 पर कमांडो अशरफ को अपने निशाने पर लेकर उसे भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फाइनली इस तरह कमांडो सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। कमांडोज ने दोनों पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को मार तो दिया, लेकिन इस पूरे हमले में 29 आम लोग और एक कमांडो को मिलाकर कुल 30 लोगों की जान गई थी, और यह सब हुआ एक सिक्योरिटी लैप्स की वजह से। यदि इस दिन मंदिर की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स के पास सेफ्टी इक्विपमेंट होते तो शायद इतना बड़ा हादसा न हो पाता। खैर, इस हमले के बाद अक्षरधाम मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और करीब 14 दिन बाद इसे फिर से आम लोगों के लिए खोला गया। इसकी सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई। मंदिर में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई और हर अंदर जाने वाले व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया। अक्षरधाम मंदिर में हुए हमले के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी जी जान से अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे। पुलिस को अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने वाले दोनों ही मिलिटेंट्स के पास उर्दू में लिखे कुछ लेटर्स मिले थे, जिनमें तहरीक-ए-कासस नाम के एक इस्लामिक रिबेल ग्रुप का जिक्र था। जब उन लेटर्स का हिंदी में अनुवाद किया गया तो पता चला कि यह हमला 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए किया गया था। इस केस में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये दोनों ही मिलिटेंट्स पहले तो पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि वे 24 सितंबर को यानी हमले वाले दिन ही अहमदाबाद आए थे। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ ट्विस्ट ये था कि उन मिलिटेंट्स के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और ड्राई फ्रूट्स सभी कालूपुर के लोकल मार्केट से खरीदे गए थे। उन ब्रांड्स को कोई भी आसानी से पहचान सकता था क्योंकि वे सभी ब्रांड्स कालूपुर में काफी फेमस थे। इससे जांच और ज्यादा उलझ गई थी, क्योंकि सवाल यह था कि यदि वे दोनों मिलिटेंट्स कालूपुर में रुके थे और वहीं से उन्होंने इस हमले की प्लानिंग की थी, तो आखिर उनको लोकल लेवल पर सपोर्ट किसने किया था। इसने केस को काफी पेचीदा बना दिया था। पुलिस को शक था कि हो न हो गांधीनगर या अहमदाबाद में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उन दोनों मिलिटेंट्स को पनाह दी हो। इस घटना के बाद गुजरात पुलिस ने लोकल लेवल पर और इन्वेस्टिगेशन की, इस सोच में कि उनको कोई ऐसा आदमी मिले जिसने अशरफ और यासीन की मदद की हो। इसी वजह से 27 सितंबर 2002 को पुलिस ने सबसे पहले राजू ठाकुर और उसके बॉस मनसुख आचार्य से अपनी जांच की शुरुआत की, क्योंकि राजू ठाकुर ने ही दोनों मिलिटेंट्स को कालूपुर से अक्षरधाम मंदिर तक पहुंचाया था। हालांकि राजू ठाकुर से पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला, क्योंकि उसका कहना था कि उसने सिर्फ उनको टूरिस्ट समझकर अक्षरधाम मंदिर तक छोड़ा था और उसको नहीं पता था कि वे दोनों लोग अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने के इरादे से आए थे। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने गुजरात में बड़े लेवल पर टेलीकॉम सर्विलांस शुरू किया और उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर से लगातार संपर्क में रहने वाली कुछ कॉल के आधार पर अहमदाबाद और गांधीनगर से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन 5 लोगों के नाम सलीम हनीफ शेख, अल्ताफ अकबर हुसैन, आदम सुलेमान, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मंसूरी और मौलाना अब्दुल्ला मियां सैयद थे। पुलिस के अनुसार इस हमले की प्लानिंग सऊदी के रियाद शहर में की गई थी और गुजरात पुलिस का कहना था कि इन 5 लोगों ने उन 2 मिलिटेंट्स के रुकने और खाने पीने से लेकर अक्षरधाम मंदिर की रैकी करने में मदद की थी। अभी गुजरात पुलिस की यह इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि इस कहानी में एंट्री होती है कश्मीर पुलिस की। हुआ यूं था कि अक्षरधाम मंदिर से संबंधित इन्वेस्टिगेशन के दौरान कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग एरिया में चांद खान नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्हें शक था कि वह आदमी साल 1999 में पाकिस्तान गया था और उसी वक्त से वह अक्षरधाम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था। कश्मीर पुलिस के अनुसार चांद खान अपने साथ 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट अब्दुल्ला और शफीक को पहले तो अनंतनाग से बरेली ले गया और फिर वे लोग बरेली से गांधीनगर पहुंचे, जहां वे गांधीनगर के गुलशन गेस्ट हाउस में रुके और वहीं से उन्होंने अक्षरधाम मंदिर की रैकी की और 24 तारीख को यानी कि हमले वाले दिन
चांद खान गांधीनगर से वापस अपने घर बरेली चला गया। चांद खान के अकॉर्डिंग इस हमले में उन लोगों को किसी ने लोकल लेवल पर सपोर्ट नहीं किया। बस उस वक्त जम्मू कश्मीर के एक मंत्री अब्दुल अजीज जरगर ने उन्हें कश्मीर में मंजगाम नाम की जगह पर रुकवाया था और वहीं इस हमले की प्लानिंग की गई थी। हालांकि चांद खान के इस स्टेटमेंट के बाद अब्दुल जरगर ने इस्तीफा दे दिया था, यह कहते हुए कि इस हमले में उनका कोई रोल नहीं है। उनका कहना था कि अक्सर कई टूरिस्ट कश्मीर में उनके फार्म हाउस पर रुकते हैं और उन्हें पता भी नहीं था चांद खान जिन लोगों को उनके फार्म हाउस लेकर आया था वे आम आदमी हैं या फिर पाकिस्तानी मिलिटेंट। अब इस केस में गुजरात पुलिस और कश्मीर पुलिस दोनों की थ्योरी एकदम अलग थी। गुजरात पुलिस के अकॉर्डिंग आदम सुलेमान, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसके घर के लेन देन से रिलेटेड रिकॉर्ड काफी संदिग्ध थे। उसे बार बार अनजान लोगों के नाम से मनी ऑर्डर आता था। यही नहीं, पुलिस के अनुसार जो 2 मिलिटेंट्स मारे गए थे उनके पास कई ऐसे नोट्स मिले थे जिसकी हैंडराइटिंग आदम सुलेमान की हैंडराइटिंग से मिलती थी। यानी कि गुजरात पुलिस के पास एक ऐसा सबूत था जो आदम सुलेमान का अक्षरधाम के मिलिटेंट्स से सीधा लिंक बताता था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस चांद खान को मुख्य अपराधी बता रही थी और दिलचस्प बात तो यह थी कि चांद खान खुद यह बात मानता था कि उसने ही उन दोनों मिलिटेंट्स की मदद की थी। खैर, इस केस में कई साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और साल 2006 में अहमदाबाद की पोटा कोर्ट, जो कि स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड केस हैंडल करती थी, उसने अपने फैसले में आदम सुलेमान, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम और चांद खान को मौत की सजा तो सलीम शेख को उम्र कैद और अब्दुल मियां कादरी और अल्ताफ हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई। पोटा कोर्ट के इस फैसले को उन सभी अक्यूज्ड लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी। साल 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को जस का तस कायम रखा और कहा कि आरोपी दया के पात्र नहीं हैं। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां यह केस 4 साल चला और साल 2014 में जस्टिस A.K. पटनायक और जस्टिस V. गोपाल ने सभी 6 लोगों को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस नहीं थे जो उन्हें इस केस में दोषी साबित कर सकें। इस तरह यह केस आज भी कई अधूरे सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। तो दोस्तों, यह थी अक्षरधाम मंदिर पर हमले और उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन की कहानी। बाकी आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में मेन आरोपी कौन था जिसने पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया? क्या गुजरात पुलिस की थ्योरी सही थी या जम्मू कश्मीर पुलिस की या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।